नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का चुनावी रण, तमाम राजनीतिक दल अपनी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश, और ये कवायद अब अपने अंतिम रूप में यानी टिकट की घोषणा के साथ। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी जमीन तलाश कर रही थी। नगर निगम चुनाव के बाद जिस तरह सफलता मिली और अब विधानसभा की तैयारी। रीवा जिले की एक बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा सीट देव तालाब, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम इसी सीट से चुनकर आते हैं, और वहां पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से एक रणनीति बनाई और एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा। दिलीप सिंह गुड्डू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। दिलीप जी, पहला सवाल, अमूमन मैं जब लोगों के इंटरव्यू करता हूं तो एक सवाल दर्शक जानना चाहते हैं, पॉलिटिकल जर्नी कैसे शुरू हुई? क्योंकि स्टार्टिंग फेज की बात करें तो जनपद के चुनावों से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप आए, कैसे शुरू हुई यात्रा, विस्तार से बताइए। जी, मैं बिल्कुल, आपका ये सही जवाब है। किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए लोगों को इस क्षेत्र में, जब मैं देव तालाब में गया, जो मुझे कुछ कम मेरे बारे में जानते थे, उनको लगता था कि मैं नया हूँ राजनीति में। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बतलाना चाहूँगा कि मैं जिस समय सुंदरलाल तिवारी जी पहली बार जनपद सदस्य हुए, मैं भी जनपद सदस्य उनके साथ था। यहाँ तक कि मैं जनपद अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ने की कोशिश किया, उसमें हमारी विजय मुझे नहीं मिली। लेकिन 1995 से लगातार मैं राजनीति में जनपद के माध्यम से, जिले के माध्यम से, यहाँ तक कि मैं अभी वर्तमान में, चूँकि अभी कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव नहीं हुआ, इसके पहले जो इलेक्टेड हुए उसमें मैं जिले के डायरेक्टर के रूप में कोऑपरेटिव बैंक में मैं आज संचालक के रूप में हूँ। अब वो ठीक है कि चुनाव भाजपा ने नहीं कराया, और किस वजह से नहीं कराया वो उनका इशू है सरकार का। लेकिन अगर वो चुनाव कराती तो शायद मैं कोऑपरेटिव बैंक में रीवा में चेयरमैन के रूप में आपके सामने होता। और इस तरीके से मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से जुड़ा रहा, और मैं जब रीवा की तरफ मूव किया, मैं छात्र राजनीति के बाद जब मैं रीवा की तरफ आया स्कूल के शिक्षा के बाद, तो मुझे लगा मुझे जनता के बीच में कुछ करना है। तो आपको एक घटना मैं बतलाऊं, 1994 में मैं बस से सफ़र कर रहा था, इलाहाबाद से रीवा आ रहा था। चाक घाट में एक ऐसी दर्दनाक घटना मुझे देखने को मिली कि जो मुझे विचलित कर दे। वहाँ 3 डेथ बॉडी महिलाओं की लोग रख करके जाम लगाए हुए थे। मैं बस से, वो चूंकि पहले बस चाक घाट के अंदर हुआ करता था मार्केट में, मैंने लोगों से पूछा कैसी ये घटना हुई। कहें कि हैजा से लोगों को लूज मोशन और हैजा से ये तीनों महिलाओं की डेथ हुई है। तो हमने कहा क्या हॉस्पिटल नहीं था कि इतनी बड़ी घटना घट गई? और कहें कोई भी यहाँ इतने बड़े मार्केट में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। एक हॉस्पिटल जरूर बनी है 30 बेड की चाक घाट बॉर्डर में, और वो 10 साल से बनी हुई है, लेकिन उसका उद्घाटन के उसमें एक राजनीतिक खींचतान में आज तक उसका शुभारंभ नहीं हो पाया। मैंने कहा कि अरे इतनी जनता है, चाक घाट इतना बड़ा नगर पंचायत क्षेत्र है, और कैसे आप लोगों ने इस बात को उठाया नहीं और इसमें आप लोगों ने अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। उस दिन मैंने लोगों से बात किया, और हमारे दिमाग में वो कहीं ना कहीं वो डेथ बॉडी, वो उन परिजनों की पीड़ा मैं देख करके विचलित था। मैं रीवा आया, फिर दूसरे दिन मैं अपने से ही मुझे लगा कि मुझे चाक घाट जाऊं, लोगों से बात करूं। मैं चाक घाट पहुंचा, वहां के व्यापारियों से बात किया, वहां के यूथ से बात किया कि देखिए, अगर जिस समय सरकार कोई बात ना सुन रही हो तो आपको एक होना पड़ेगा, और आप अपनी बात अपने माध्यम से शासन को, सरकार को इनको बताना होगा। नहीं होगा तो इनको झकझोरना पड़ेगा। आपको चाहे जो भी परिस्थिति में आपको अनशन में बैठना पड़े और इस लड़ाई को आगे बढ़ानी पड़े, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आप हमारा साथ देते हैं, सब लोग एक साथ होते हैं, तो मैं इस दर्द को, इस पीड़ा को मैं उठाना चाहता हूं, इस मुद्दे को, और इस हॉस्पिटल को चलाना चाहता हूं। 1994 की बात है। कुछ लोगों ने उस समय, चूंकि मेरी एज अभी आप देख सकते हैं लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, तो उस समय 94 में मेरी क्या रही होगी आप अंदाजा लगा लीजिए। तो लोगों ने कुछ तो गंभीरता से लिया, लेकिन बहुत लोगों ने गंभीरता से इस बात को नहीं लिया। फिर भी हमने यूथ को जोड़ा, कुछ व्यापारियों को जोड़ा, एक मीटिंग वहां बुलाई,
और आपस में तय किया कि हम सब लोग मिल करके एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपेंगे और उसमें उनको एक अल्टीमेटम देंगे टाइम का कि हमारी ये हॉस्पिटल जो 30 बेड की पूरी कंप्लीट बनी हुई है, ये राजनीतिक खींचतान के कारण उस समय श्रीनिवास तिवारी जी और अर्जुन सिंह जी के बीच की लड़ाई में वो उस हॉस्पिटल की शुभारंभ नहीं हो रहा था, चूंकि अर्जुन सिंह ने उसकी नींव रखी थी और उसके बाद तिवारी जी का जलजला था उस समय का। तो वो उस बीच में इस खींचतान के कारण कि ये चूंकि उन्होंने बनाया और हम इसको करेंगे तो इसका श्रेय शायद हमें ना मिले, इसी वजह से वो पड़ी हुई थी। और उस समय जनता दल के विधायक हुआ करते थे रमाशंकर जी के पिताजी, वो हाँ जी विधायक हुआ करते थे। हमने ये मैसेज भी उनके पास भी भिजवाया कि आप चूंकि क्षेत्रीय यहाँ के विधायक हैं तो आप इसमें सहयोग करें, अब पूरे जनमानस की जो आवाज है उसमें आपकी आवाज जुड़नी चाहिए। लेकिन उस समय उन्होंने उस बात को भी गंभीरता से नहीं लिया। हम ज्ञापन दिए, एक हफ्ते का टाइम प्रशासन को दिया, प्रशासन ने कोई चूं से चा नहीं किया। फिर हम लोगों ने फिर एक मीटिंग करके तय किया कि अब हम क्रमिक अनशन बैठेंगे, पूरे इस क्षेत्र के लोग क्रमिक अनशन के रूप में हम इस बात को शासन और प्रशासन तक पहुंचाएंगे। ठीक है। हमारा 21 दिन तक क्रमिक अनशन चला। उस बात को भी शासन और प्रशासन ने नजरअंदाज करते गए। इस बीच में एक चीज हुई कि पूरे क्षेत्र से, मतलब त्योंथर विधानसभा क्षेत्र में ये आवाज गई और बुजुर्ग, आप समझ लीजिए ऐसे बुजुर्ग आए थे, ठेले में बैठ के आए थे हम लोगों के सपोर्ट के लिए। एक ऐसा लड़का जिसका इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है और वो इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए अनशन में बैठा है, तो हम लोग भी चलेंगे उसके साथ कंधे से कंधा। आए लोगों ने वो, जब वो 21 दिन बाद भी नहीं हुआ तो हमने वहीं सबके सामने उस मीटिंग में उस सबके साथ ये तय कर लिया कि अब मैं आमरण अनशन बैठूंगा। उसमें हमारे सपोर्ट में वहां के 2 क्षेत्रीय लोग भी यूथ बैठे, हम 3 लोगों ने आमरण अनशन बैठे। 9 दिन आमरण अनशन चला, मेरा 7.5 किलो का वजन घटा और ये तय कर लिया गया एक दिन मतलब 8वें दिन कि चूंकि डॉक्टरों ने जो अपने पैनल से रिपोर्ट भेजी कि इनकी स्थिति बहुत खराब है, इन्हें हॉस्पिटल वो करना, तो पूरी फोर्स लग गई कि इनको जबरदस्ती उठा लिया जाए और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए। हमने जनता से अपील की, ये लड़ाई निर्णायक उसमें है, आप मुझे उठने मत दीजिएगा प्रशासन के उसमें किसी भी तरीके से। और वहां की जनता में तब इस तरीके का मैसेज गया, इस सभी कोई जात पात नहीं, हर बूढ़ा यूथ व्यापारी सब लोगों ने चक्का जाम कर दिया। और बात ये दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय, दिग्विजय सिंह ने अपने प्रतिनिधि के रूप में एक मंत्री को, कलेक्टर को अधिकृत किए और वहां भेजे अनशन तोड़वाने के लिए। हमने कहा नहीं, जब तक यहाँ डॉक्टरों की टीम का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाएगा, पूरे यहाँ की साज सज्जा बेड और नहीं आ जाएगी और हॉस्पिटल नहीं चालू होगी, मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। अन्यथा उन्हें विवश होकर के और डॉक्टरों का पूरा पैनल, पूरा वहां अपॉइंटमेंट किया गया, बेड और सब दवाई गई और जब वहां हॉस्पिटल का संचालन चालू हुआ, फिर मैं वहां के लोग जो संभ्रांत और बुजुर्ग लोग थे, मुझे जूस पिला करके अनशन तोड़े और मैं वो मेरा राजनीतिक जीवन का एक संघर्ष कह लीजिए शासन और प्रशासन से जो चालू हुआ वहीं से है। अब रही बात यह कि लोगों को जरूर लग रहा होगा कि नहीं है, मैं 3 बार 4 बार मैं जनपद सदस्य के रूप में, कभी प्रतिनिधि के लिए कि अगर महिला हो गई तो घर में हमारे घर के सदस्य के रूप में रहे। अभी इसके पहले मेरी भाभी जी चूंकि महिला सीट थी तो मैंने भाभी जी को उपाध्यक्ष के रूप में रिजर्व हो गई थी, वो तो अध्यक्ष रिजर्व कोटे से मैंने बनाया, उपाध्यक्ष हमारी भाभी जी थी और मैंने उनको बनाया। और इस स्टेज में कि यहाँ जो स्वयंभू आज की डेट में जो कह लीजिए, मैं नाम अब आ जा रहा है ऐसे समीकरण में कि जो अपने आप को स्वयंभू समझ लिए हैं और विधानसभा के मुखिया तो है ही हैं, उन्होंने अपने विधानसभा सचिव जो इसके पहले अवधेश तिवारी जी थे उनको खड़ा किया। और जब देखे कि मैं चुनाव इनसे नहीं जीत पाऊंगा तो कांग्रेस के कैंडिडेट से भी बात करके, जबकि 36 का आंकड़ा था, माननीय तिवारी जी, श्रीनिवास तिवारी जी उस समय जिंदा थे, सुंदरलाल जी भी थे, इन लोगों से बात करके उन्होंने तिवारी जी के कैंडिडेट को बैठा के केवल सिंगल कैंडिडेट हुए
और 8 ब्राह्मण जीते हुए थे। उसमें से बहुत से ब्राह्मणों ने मेरा खुल करके सपोर्ट किया और केवल मात्र 7 वोट अदर और वो करके, ये ज्यादातर ब्राह्मणों का सपोर्ट मेरी तरफ, अदर कास्ट का सबका सामूहिक सपोर्ट मेरी तरफ से, और मैं 15 वोट से वो करके और 7 वोट से उनको हराया। और तो ये उनके सामने वो भली भांति जानते हैं कि दिलीप सिंह का चुनाव जनता के प्रति उनका स्नेह किस तरीके से रहता है और जनता उनके प्रति क्या स्नेह देती है। मैं इसमें एक नया नहीं हूं, हो सकता है जिनसे अभी मैं रूबरू नहीं हो पाया, जो मेरे बारे में नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं, मैं 28 साल से राजनीति में, सक्रिय राजनीति में किसी न किसी उसमें भूमिका में रहा हूं। दिलीप जी, एक चीज बताइए कि ये राजनीतिक सफर जिस तरह से शुरू हुआ, छात्र राजनीति से आप निकल कर आए, एक आंदोलन का जिक्र होता है, फिर जनपद सदस्य रहते हैं आप, लंबे समय तक रहते हैं, भाजपा के बेहद करीब रहे, गुड़ विधायक के करीब रहे, तमाम जगह साथ में देखे गए, एक पारिवारिक संबंध है, तमाम चीजें। ये आम आदमी पार्टी का रास्ता कैसे तैयार कर लिया कि आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहिए? फिर आपको कैंडिडेट सीधे बना दिया गया एक ऐसी विधानसभा में जहां से विधानसभा अध्यक्ष हैं। बड़ी चुनौती है ये तो। सच मानिए कि जनता कांग्रेस से पहले उब चुकी थी। आपको याद होगा 2003 और 4 के पहले अगर जिस समय राजनीति की बात आती थी, जनता नेताओं से इतनी दूरियां बनाना चाहते थे कि दूर दूर तक नेताओं की बात नहीं सुनना चाहते थे। जिस तरीके से रीवा जिले की रोड और संसाधन जिस तरीके से सब अस्त व्यस्त हो चुका था, खासतौर पे कांग्रेस के उस कार्यकाल में, तो लोगों ने एक आस भरी निगाहों से भाजपा की तरफ देखा था और इस तरीके से देखा था कोई भाजपा के नेताओं ने कोई काम नहीं किया था। अब भाजपा के नेताओं का कोई योगदान नहीं था। एक उस विरोध को, एक आशा किसी की, मतलब मुझे परिवर्तन करना है, जनता किसी भी कीमत पे अपने हित की लड़ाई खुद लड़ना चाह रही थी उस समय और एक नए विकल्प के रूप में तलाश करना चाहती थी। उस समय भाजपा आ गई और संयोग से भाजपा ने अपने जनता से वादा किया कि जो इन्होंने दिया है, जिस तरीके से इन्होंने जनता के सामने पेश आए हैं, हमारा वो स्वरूप नहीं रहेगा, हम जनता की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। उसमें हम नहीं, आम जनमानस भाजपा की तरफ बड़ी आस लगाए और सब उनकी तरफ चल दिया। उसी कह लीजिए उसी बहती गंगा में मैं भी भाजपा की रुख किया और मुझे पता भी नहीं चला मैं कब भाजपा का सदस्य बन गया और कब भाजपा की सक्रिय उसमें मैं अपनी भागीदारी निभाने लगा। समय बीतता गया, नो डाउट हमारे भाई साहब हैं, आप पारिवारिक सदस्य हैं, चूंकि वो हमारे घर के अगुआ हैं और उन्होंने भाजपा में सक्रिय राजनीति में, कांग्रेस में थे, सक्रिय राजनीति में उन्होंने थे, उनके पीछे हम सब लोग ठीक है राजनीति के उसमें चल दिए और भाजपा के उन्हीं जो भाजपा ने वादे किए थे, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने जनता से भी उसी तरीके से जो भाजपा के बड़े लीडर ने प्रोग्राम को डिलीवर किया, जो उन्होंने वादे किए जनता, वही हम लोग ले जाकर के जनता के बीच में दिए कि ये वादा है, आपको भरोसा दिलाता हूं कि कभी आपको छला नहीं जाएगा, आपके सम्मान में ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये पद में आते गए और इनकी संख्या बढ़ती गई, आप ये समझ लीजिए ये तो उस तरीके से हो गया कि कांग्रेस से भी ज्यादा जनता के प्रति विमुख होते चले गए और खास तौर पे नेता विमुख होते चले गए। नेताओं का इस तरीके से भाव भंगिमा बनती गई कि ये तो अपने आप को भगवान समझने लगे। जनता की समस्याओं से दूर अपने आप को स्वयंभू आज की डेट पे कहना चालू करे। पहले लोग कहते थे कि अब कमेंट नहीं करूंगा, हमारे बीच में नहीं है, वो सम्माननीय है और उन्होंने नो डाउट काम भी किया था। तो जैसे कभी जनता ने उनको नकारा था, चूंकि घमंड आ गया था कि दादा नहीं दो आए, वोट न देवे तव आए। काम उनके कुछ अच्छे थे। आज मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर शिल्पी प्लाजा आज उसकी कोई नकल करे या आज रीवा का विकास हो रहा है हुआ है जो भाजपा के उस पे या कांग्रेस ने, उसकी देन माननीय तिवारी जी की थी। श्रीनिवास तिवारी जी ने, उन्होंने उस समय वहां उस जगह में, अगर याद होगा आपको, लोग बाथरूम करने जाते थे। आज रीवा को एक पहचान दे दी। उससे जब कोई अच्छा कार्य होता है उससे देख करके हम भी प्रेरित होते हैं और आगे आने वाली जनरेशन भी प्रेरित होगी। आज बहुत सी चीजें ऐसे प्रोजेक्ट आए, लेकिन उसके बाद हॉस्पिटल, 1000 बेड की हॉस्पिटल देख लीजिए। अर्जुन सिंह जी इस पदों में रहे, मैं वो तो रेलवे स्टेशन और विश्वविद्यालय को देख लीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है
हमारे रीवा जिले से एक ऐसे व्यक्तित्व, और खास तौर पे मेरे पंचायत से, मेरे जिस पंचायत से मैं हूँ, ग्राम जरहा मेरे पंचायत है, उसी पंचायत से हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी हैं। वो एज ए बड़े भाई के रूप में पिता तुल्य हैं, लेकिन उनके कृत्य को देख करके, उनके कार्यों को देख करके मुझे तरस आता है। जनता ने जिस तरीके से उनको हाथों हाथ उठाया और जो उन्हें सम्मान और स्वाभिमान के काबिल बनाया, आज ऐसी जनता से विमुख हो गए जैसे लगता है कि उन्होंने जनता को बना दिया हो। यकीन मानिए, आप सोचिए कि जो विधानसभा अध्यक्ष हो, एक भी आप बता दीजिए कि पूरे जिले में कोई अगर उपलब्धि हो, आप गिना दीजिए, मुझे दूर दूर से कहीं दिखाई नहीं देती। छोड़ दीजिए रीवा जिले की बात, जिस विधानसभा, देवतलाव विधानसभा से वो आते हैं, देवतलाव विधानसभा में एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जो हम लोगों ने देखा तो नहीं, कहावत सुनी है कि उसको किसी ने बनते हुए नहीं देखा, लोगों ने सो के उठा और उस मंदिर को बना हुआ पाया। ठीक है। और आज इस बार आपने देखा होगा कि अभी बिजली के उससे लोग मरते मरते और किस तरीके की घटनाएं घटी, वहीं से विधायक थे। और वहां की गंदगी आप देख लेते तो शायद मतलब तरस आ जाता कि लोगों को दर्शन करने से तो रोका ही गया, वहां बैरिकेडिंग लगा दी गई। मंदिर परिसर में जहां मूर्ति स्थापित है वहां प्रसाद सड़ रहे थे, बदबू आ रहा था, कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, कोई कंट्रोलिंग नहीं। आप वहीं से विधायक हो, क्या कर रहे थे? एक मतलब अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, विधायक में बार बार ये शब्द कहीं मीडिया के माध्यम से निकल आता है, जो जनता की पीड़ा है कि आपने विधायक से मतलब एक सरपंच और पंच के रूप में भी नहीं काम किया। अरे ये जो विकास आज आप रोज उद्घाटन, यहां तक कि आपको आश्चर्य होगा, एक खंभा गड़ रहा था बिजली का, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय उस खंभा को गाड़ करके उस खंभे में नारियल तोड़ रहे थे। गजब हो गया। नहीं, लेकिन देवतलाव विधानसभा में हजारों करोड़ों रुपए की परियोजनाएं लगातार, सड़कों का निर्माण हो, चाहे अलग अलग जगह नल जल की बात हो, सारी सौगात ये कहा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष के इस कार्यकाल में आई और विकास के तमाम वो कार्य हो रहे हैं। बिल्कुल, पैसे जरूर आ रहे हैं। ग्राउंड में आप देख लीजिए, अगर उस पैसे का कहीं मूल्यांकन, कहीं कोई कार्य दिख रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। जिस तरीके से आप, हमें नहीं हो सकता है, मैं आज की डेट पे चूंकि मैं प्रत्याशी हूं और एक प्रत्याशी हो सकता है, वो आप जनता के बीच में जाके बात कर लीजिए, और जिस बिरादरी से वो आते हैं, ब्राह्मणों से बात कर लीजिए। जो मूल बैंक जो कभी भाजपा सोचता था कि पटेल है, अदर पिछड़ा वर्ग से जो और है, ये सब वोट की बात करते हैं, उन सब से बात कर लीजिए आप, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। आज केवल कागजों में पैसे का दिखाया जा रहा है, कहीं धरातल में आपको नहीं दिखेगी। रोड दिखाई जाती है, या तो पहले से कोई चीज बनी हुई है, उसका किस तरीके से बंदरबाट हो रहा है। आने वाले समय में अभी परिवर्तन की लहर है, अब परिवर्तन होगा, आप देखिएगा, उस परिवर्तन में इन सब की कलई खुलेगी। और आपके सामने मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि 1 रुपए का कार्य केवल अपने चहेतों को गिन करके चहेतों को प्रीत करने के लिए किया जा रहा है, और वो भी जनता के लिए नहीं हो रहा है, केवल अपने उन गिने चुने कुछ ऐसे लोगों को किया जा रहा है। उनको गलतफहमी हो गई, उनके द्वारा आप चुनाव नहीं जीते हैं। जनता ने आपको अपना मत दिया था, और आम जनता ने दिया था, और वो सम्मान दिया था, आपने उस जनता के साथ खिलवाड़ कर दिया। ये आने वाले समय में आपको, मैं अपनी से नहीं कह रहा हूं, आपको समय आएगा तो दिख जाएगा। दिलीप सिंह जी, एक चीज बताइए, भाजपा कांग्रेस, आपने बताया कि समय दर समय एक टाइम फ्रेम था, दोनों ही दलों ने काम किया, लेकिन उसके बाद अब अतिवाद हो गया। जब बहुत लंबा समय हो गया तो अब सीधे तौर पे आपका ये कहना था कि वो सत्ता की उस ऊंचाई तक पहुंच गए कि उन्हें लोग नहीं दिख रहे हैं, इसलिए चीजें हो रही। आम आदमी पार्टी और गारंटियां, नगर निगम के रास्ते सिंगरौली नगर निगम से एक एंट्री हुई आम आदमी पार्टी की, आप उस पार्टी से प्रत्याशी हैं, अधिकृत प्रत्याशी आपको बना दिया गया है। क्या मानते हैं केजरीवाल की वो गारंटियां देवतलाव विधानसभा में, वहां के गांवों में कितना असर डाल पाएंगे? मैं, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये जनता से जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें पीछे की तरफ ले चलूंगा कि मैं जब भाजपा छोड़ करके मेरा सफर, मैं ये सोच रहा था कि जनता की भलाई किस में है। कल मैं कोई भी निर्णय लूंगा वो सीधे जनता से जुड़ा रहेगा। जब मैं जनता के बीच में जाऊंगा, उनके अपेक्षाओं और उनके अनुकूल अगर मैं खरा ना उतर पाया तो मेरा राजनीतिक जीवन में मेरा वो सफर किसी मायने नहीं रखता। तो मैं उस उधेड़ बुन में था, और मैं कम से कम 1.5 साल से इस समीक्षा में था,
और आपको बता दूं, मैं आज नहीं कि तुरंत मैंने पार्टी छोड़ी और आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर दिया। मैं 1.5 साल से बड़े अपने उसमें कह लीजिए बड़े ग्राउंड लेवल पे समीक्षा कर रहा था कि कौन सी ऐसी पार्टी जो जनता के हित में कार्य कर रही है। मैं 1.5 साल से अपनी गाड़ियों में कोई झंडा बैनर किसी, आप भाजपा के किसी कार्यक्रमों में मुझको नहीं देखा होगा। मैं जनता भाजपा की उस रीत नीति से, जनता के उस भावनाओं से जब भाजपा ने खिलवाड़ करना चालू कर दिया तो मैं अपने आप को दूरी बना लिया भाजपा से, और मैं उस रूप में ये देखने लगे कि कौन सी ऐसी पार्टी जिसमें मुझे, जब मैं मेरी निगाह केजरीवाल जी की तरफ से 1.5 साल पहले पड़ी, मैं उनकी नीतियों को देखा कि दिल्ली की तरफ जब मैं ध्यान लगाया कि आज देख लीजिए दिल्ली में, वहां तो भाजपा के देश के सबसे सर्वोच्च लोग बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री ही है, पूरी कैबिनेट बैठी हुई है। आज देखिए कि 2-2, 3-3 बार वहां आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। वहां तो पढ़े लिखे व्यवसायी, देश के धनाढ्य सब व्यक्ति वहां है। वहां कोई प्रलोभन नहीं दिया जा सकता, वहां कोई ऐसे अंगूठे छाप लोग नहीं है। मैं बहुत बड़ी आबादी सब पढ़े लिखे लोगों की है। तो उस बीच में अगर आम आदमी पार्टी जगह बना रही है तो वो आम आदमी पार्टी के उससे नहीं है, उनके सिद्धांत काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जनता का स्नेह है। उस जनता के स्नेह से आम आदमी पार्टी वहां परचम लहरा रही है। वहां की आवाज पंजाब में गई। 1.5 साल में पंजाब की स्थिति देख लीजिए। ठीक है। जब ये चीज पंजाब में गई तो जब इन्होंने दिल्ली में अपना परचम लहराया अपने कार्यों से और जनता को विश्वास में लेते हुए, जिस तरीके से उन्होंने, वहां देख लीजिए जनता ने को, उन्होंने सबसे पहले वहां सबसे बड़ी समस्या आई थी पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य। इन 4 को ध्यान में रखते हुए आप देखिए पानी वहां 24 घंटे पानी की जो डिमांड वहां के लोगों की है। हमें याद है जब कभी दिल्ली जाते थे, हमारे कुछ रिलेटिव होते थे, अपार्टमेंट में रुकते थे, तो ये डर होता था कि भैया पानी थोड़ा कम खर्च करिएगा, अन्यथा नहाने के लिए नहीं मिल पाएगा, बाथरूम जाने के लिए। आज आप चले जाइए पूरे दिल्ली में, लोगों ने तो मिसयूज भी पानी को कर देते हैं, करना नहीं चाहिए। तो आज आपको पानी की चिंता नहीं होती किसी जगह, पूरा पानी लोगों को फ्री, वो फ्री की रोड़ी नहीं। अभी उसके बाद में जो आज आप भाजपा, जिस चीज को पहले भाजपा ने अपनाया, आज जब उनको उनके गले का वो होने लगा तो आप कह रहे हैं कि फ्री की रोड़ी है। पानी, बिजली, स्वास्थ्य। बिजली की स्थिति देखिए, 24 घंटे बिजली। वहां जनरेटर आपको चलते हुए नहीं मिलेगा, एक भी जनरेटर पूरी दिल्ली में नहीं। तो 24 घंटे में 16-18 घंटे जनरेटर चलते थे। और कितना प्रदूषण होता था। आज प्रदूषण की स्थिति, जनरेटर न चलने के कारण प्रदूषण की स्थिति कोई भी मापक आप देख लीजिए। तीसरी चीज आप देख लीजिए स्वास्थ्य। पहले क्या होता था, अगर बुखार आ गई, छींक आ गई, तो बड़े हॉस्पिटलों में बोझ होता है, एम्स और फलाना, और कोई और साधन नहीं होते थे। आज वहां मोहल्ला क्लिनिक के रूप में है कि कोई भी ऐसी चीज है आप अपने मोहल्ले में सरकारी डॉक्टर और फ्री दवाई करा लीजिए, एक चीज। और शिक्षा का स्तर आप देख लीजिए कि आज अपने बच्चों को जो गरीब, असहाय और वो भेजता था तो केवल खाना पूर्ति होती थी, कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता था। आज इस तरीके से केजरीवाल जी ने दिल्ली के मॉडल को बना दिया है कि पूरे देश ही नहीं, दुनिया में उस मॉडल को अपनाने की कोशिश की जा रही है। और आज दूसरे प्रांतों ने, यहाँ तक कि भाजपा, कांग्रेस सब अपना रहे हैं, अपनाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल। आज वहां सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल इस तरीके की हो गई कि प्राइवेट के लोग 4.5 लाख स्टूडेंट बड़े बड़े घरों के अब सरकारी स्कूल में एडमिशन हो रहा है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, ये देवतलाव, अब मैं देवतलाव में ये है कि सबसे पहले वहां की जनता ने जो पीड़ा झेल रही है और झेली है, आज वहां का पूरा स्वास्थ्य का, आज अगर किसी व्यक्ति को बुखार आते हैं, यकीन मानिए दूर दूर से मऊगंज, देवतलाव, मनगवा, किसी तरीके से, चूंकि यहाँ हर जगह भाजपा काबिज है, कहीं उनको सहारा नहीं मिलता। जांच के नाम पे इतना पैसा लूटा जाता है। डॉक्टर इस तरीके से हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जाइए तो उनकी अपनी नर्सिंग होम चल रहे हैं, वो वहां से उनको तब तक आपको विवश कर देंगे कि आपके बेड में तब तक सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, आप चाहे जितनी सिफारिश लगाते रहिए, जब तक आप उनके नर्सिंग होम में एडमिट ना हो जाइए। अब फिर जैसे नर्सिंग होम में एडमिट हुए तो आपको बहुत बड़ा भारी भरकम बिल एडवांस में थमा दिया जाएगा कि आप करा उठेंगे, आपके घर की जमीन और आपका घर बिकने की और सोना चांदी गिरवी रखने की स्थिति आ जाती है। उसी को सबसे पहले आम आदमी पार्टी का सिपाही, जो केजरीवाल की गारंटी है, सबसे पहले स्वास्थ्य,
कि जब स्वस्थ रहेंगे तो हम आगे सोच पाएंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य, कि हमारे मोहल्ले मोहल्ले में जो दिल्ली में मॉडल है, जो दिल्ली में डिलीवर्ड हो रहा है 10 साल से, कि जनता वहां से अप्रिशिएट कर रही है, वो यहाँ मध्य प्रदेश में लागू होगा। मध्य प्रदेश में वो हर विधानसभा में लागू होगा। हम चूंकि देवतलाव विधानसभा से हैं, तो मैं अपने देवतलाव में हर उस मोहल्ले में, हर उस बड़े मोहल्ले में, हर उस पंचायत में जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक का, वहीं डॉक्टर बैठेगा और वहीं सरकारी डॉक्टर, दवाई फ्री, और वो सुविधा हम देने जा रहे हैं। और इसके बाद जो स्कूलों की दुर्दशा है कि आज आप देख लीजिए, कोई आपको शिक्षक स्थित है कि अगर आता है तो कोई वहाँ पढ़ाई का कल्चर नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, वहाँ चू रहा है, कहीं पेड़ के नीचे, आज की भी डेट में पेड़ों के नीचे स्कूल लगती है। उस पूरे मॉडल को दिल्ली मॉडल पे मध्य प्रदेश में लागू होगा। जो कोशिश होगी कि मैं प्रथम उसमें देवतलाव में लागू करूंगा। बिजली, आज आप दुर्भाग्य है कि मैं एशिया में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट अपने देवतलाव और गुड़ की धरती पे लगा हुआ है। और हमने कहावत सुनी थी कि दिया तले अंधेरा होता है, वो चिरतार्थ हो रहा है हमारे रीवा जिले में कि इतना बड़ा सोलर पावर प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। हम और जगह बिजली दे रहे हैं सबसे कम रेट पे, यहाँ 8-8 रुपए, 12-12 रुपए यूनिट बिजली हम दे रहे हैं, वो भी फर्जी तरीके से बिल दे रहे हैं। और मुझे 24 घंटे बिजली न मिलके केवल मात्र 3-4 घंटे, 5 घंटे बिजली मिलती है, वो भी कटौती के रूप में। सबसे पहले किसानों को 24 घंटे बिजली, फ्री में बिजली इसलिए कह रहा हूं कि उसकी व्यवस्था कैसे हुई, कोई बोझ नहीं जाएगा, न सरकार के ऊपर बोझ आएगा, न वो जो ये भ्रष्टाचार है उसी में कटौती करके, और सबको जैसे दिल्ली में दिया जा रहा है, पंजाब में, वो लागू होगा। कोई बोझ किसी सरकार पे न जनता के ऊपर बोझ आएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो बिजली की वो है कि किसानों को सबसे बड़ी समस्या आज की डेट पे, हमेशा कहते हैं किसानों की आय दुगनी होगी, भाजपा कहती रही। आज देख लीजिए, चले जाइए किसानों, गांव में जाइए, आपको पता चल जाए, ऐरा प्रथा से किसान कराह रहा है। जब आप पूछिए कि भैया ये बताइए खेती कैसी है, उनके आंख से आंसू आ जाता है। उनको इस बात की चिंता है कि मेरे बच्चों की फीस कैसे जाएगी, मेरी बेटियों की उनके हाथ कैसे पीले होंगे, क्योंकि किसान की सबसे बड़ी आय किसानी है। और आज जानते हैं इस ऐरा प्रथा से एक तो प्रकृति मारती है। आज खास तौर पे देवतलाव विधानसभा तो बिल्कुल कह लीजिए कि वो सूखा ग्रस्त के रूप में है। बहुत से एरिया में धान सूख रही है, मुझे पीड़ा होती है। काश भगवान मुझे इतनी शक्ति दी होती कि मैं उसमें उनका सहयोगी कैसे बन जाता, कि उनके दुख दर्द का मैं सहयोगी हो जाता, कि मैं उस पीड़ा को देख करके, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, शिक्षक के साथ साथ मैं किसान, मैं उस पीड़ा को समझ रहा हूँ। तो आज मैं सबसे पहले हमारी सरकार, हमारे द्वारा वहां ये होगी कि ऐरा प्रथा किस तरीके से कंट्रोल, सबसे पहले ऐरा प्रथा को कंट्रोल करके उनकी जालियों के माध्यम से उनके खेत को सुरक्षित करते हुए ऐरा प्रथा को किया, और किसानों को पानी, बिजली की ऐसी सुविधा, वो भी बिना उनके जेब का इस तरीके का पैसा कि घर गिरवी रख करके ना देना पड़े, और वो सुविधा मिल सके जिससे उनकी आय तो दुगनी हो, हमारे देश की, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। वो मेरी ऋण है, ये मेरा मनसा है। दिलीप जी, एक चीज बताइए, बड़ी चुनौती भाजपा की कांग्रेस? मैं चूंकि कांग्रेस का मुझे तो दूर दूर से अभी कोई समझ में नहीं आता। भाजपा चूंकि अपने आप को आज भी अपने गुमान में जी रही है, और भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो उनके कर्ता धर्ता हैं, आप समझ लीजिए चुनाव की जैसे बेला आई कि चुनाव होगा, कह रहे मैं चुनाव जीत जाऊंगा, कोई दे न दे मैं चुनाव जीत जाऊंगा, देख लेंगे। मुझे आश्चर्य होता है, इस तरीके से घमंड मैंने आज तक के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा कि जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं में, भाजपा के संभावित प्रत्याशियों में, भाजपा के आज के समय में स्टेब्लिश प्रत्याशियों में देखने को मिल रहा है। इस तरीके से अपने स्वयं को आज से घोषणा कर रहे हैं कि मैं 15,000 20,000 वोट से चुनाव जीत जाऊं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज भी, अभी भी समय है कि तुम अपने आप को गिरेबान में देख लो कि जनता का क्या मूड है, जनता के साथ आपने क्या किया है। दूर दूर से मैं आपको बता दूं कि भाजपा की जो स्थिति होने जा रही है, चूंकि
हम भाजपा लड़ाई में नहीं है, लेकिन चूंकि भाजपा भी सरकार में है, उनके स्वयं अपने आप को भगवान ही समझ रहे हैं। उनको लगता है जो अभी प्रत्याशी आ रहे हैं, चूंकि हम लोगों का कोई हैसियत नहीं है, एक बात फैक्ट है, हमारी कोई पर्सनल हैसियत नहीं है कि मैं कह दूं कि मैं बहुत बड़ा। यह जरूर है कि जो जनता का स्नेह, मैंने जो समय जनता के बीच में दिया है, यकीन मानिए मेरा जीवन जब तक मैं राजनीति में रहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मेरा जीवन उस हर जो संभ्रांत व्यक्ति भी है, बहुत से ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, संसाधन के अभाव में उनकी एक सीमा होती है, इस महंगाई में वो भी करा रहे हैं। ठीक है। मेरा जीवन उनके लिए समर्पित है, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए मैं चाहे जहां भी रहूं, कभी एक भी अगर शब्द, एक भी मेरी कार्यशैली अगर आपने देख लिया कि जनता के विपरीत, जनता की भावनाओं के विपरीत होगी, मैं अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। और उनकी भावनाओं का इतना मैं कद्र कर रहा हूं कि मैं एक सोचता था, जब मैं पूजा करता था तो अपने कह लीजिए अपने जीवन में अगर किसी को भगवान के रूप में मूर्ति के सामने जब मैं जाता हूं तो भगवान मेरे वही है, उस श्रद्धा से जिसमें राजनीतिक जीवन में अगर किसी को भगवान के रूप में देखता हूं उस जनता को, और लगता है क्या कहूं, अगर मेरी शक्ति होती, अगर मैं अपने सीना को फाड़ के दिखा के तो मैं दिखा देता कि जनता के प्रति मेरी भावनाएं क्या है। और जो मैं इतने कह लीजिए कि मेरा हो सकता है एग्रेसिव मूड हो, वो क्यों है, वो जनता की उसी प्यार और विश्वास और उनकी भावना को देख करके मुझे लगता है कि जो जनता मेरे प्रति, मैं कुछ नहीं हूं, और जैसे जैसे मैं जहां जा रहा हूं जनता हाथों हाथ ले रही है। आने वाले समय में मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती और बोझ भी है, और एक कह लीजिए जो एक राजनीतिक जीवन में एक व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं, उसके प्रति मैं सजग भी हो रहा हूं कि कहीं किसी अदने से भी व्यक्ति का धोखे से भी उनके सम्मान में कहीं ठेस ना पहुंचे, उनकी भावनाओं में कभी ठेस ना पहुंचे। और उस जनता रूपी भगवान को मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये किसी राजनीतिक जीवन में मत मानिएगा, अंतिम जीवन के अंतिम क्षण तक जो जनता ने स्नेह दे रहे हैं उससे मेरा आत्मबल बढ़ रहा है। और जो ये शंभू अपने आप को मान लिया, जिसको जनता ने बनाया था, जनता ने इसी तरीके से जो भाव मुझे मिल रहा है इसी तरीके से कल उनको दिया था, एक बार नहीं दिया था, 3 बार उनको दिया था। आज वो जिस तरीके से विमुख हो गए हैं जनता से ना, आने वाले समय में आप देख लीजिएगा जनता इनको किस तरीके से लतेड़ेगी कि भविष्य में अपनी पीढ़ी के लिए भी इनको सोचना पड़ जाएगा कि मुझे अपनी करनी का फल क्या मिला है और कैसे मुझे रास्ता चुनना चाहिए। एक आखिरी सवाल। हाँ, रीवा जिले में और इस क्षेत्र में ये देखा गया कि राजनीति जाति पात के आसपास ही घूमती है। चुनाव आखिरी दौर में जब पहुंचते हैं तो जाति समीकरण पे घूम जाते हैं। देवतला विधानसभा में आप क्या मानते हैं, इन चीजों का कितना असर होगा, या फिर इन चीजों से इतर आम आदमी पार्टी को वोट मिलेंगे? ये चूंकि अब राजनीतिक समय आ गया है चुनाव का, ये जनता तो मन ही बना लिया, लेकिन जनता भी हमारी बातों से सुने। मैं आपको, आप तो एनालिसिस करते होंगे, आपको भी कुछ फीलिंग आ रही है, मैं लेकिन जनता की फीलिंग को बता रहा हूं। मैं पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में ये देखा कि धीरे धीरे स्नेह जनता इतनी जागरूक हो रही है। और ये कौन किया, ये जातिवाद कौन फैलाया, हम जैसे राजनेताओं ने जिस तरीके से अपने आप को, अपनी प्रॉफिट को, अपने को स्टेब्लिश करने के लिए अपने कार्यों से नहीं, जब मैंने देखा कि हमारी कार्यशैली नहीं है, हम कहने का मतलब है कि जो हमारे पीछे जो राजनीति करते रहे लोग, जब उन्होंने देखा कि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, तो लोगों ने जात का सहारा लिया। अब कुछ क्षण तक जात में सफल भी हो गए, लेकिन आज के परिवेश में, इस समय, इस पंचवर्षीय में मैं आपको बता दूं कि जनता का जिस तरीके से मूड बदल रहा है, बदल गया है। आपको बता दूं, ये केवल देवतला नहीं, हमको लगता है रीवा जिले तो है ही है, पूरे प्रदेश में जो अंडर करंट है इस बार किसी भी, मैं छत्तीस से बिलोंग करता हूं। आपको बता दूं, आज तक के जीवन में जिस तरीके से ब्राह्मण, अदर, पटेल, कुशवाहा, साहू, सोनी, ऐसे बेचारे इस तरीके से आस लगा कि अगर मैं घर पहुंचता हूं ना, तो अगर मैं चाय नहीं पियो, खाना खा के जाइए भाई साहब। ये बताइए, मैं किसी के दरवाजे, आपके दरवाजे आऊं, अगर मेरा मन आपसे, आपका मन हमसे नहीं होगा, तो कह देंगे जी भाई साहब ठीक है, आप आए हैं, बहुत अच्छा, देखेंगे। वो इस तरीके से, इसने कोई नहीं किस जात से है किस नहीं, वो एज इन नेताओं के जो कृत्य है उनसे ऊब करके
खास तौर पे मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूं, जो अभी अपने आप को स्वयंभू हर तरीके से आपने बहुत पहले आप लोगों को देख लिया होगा कि इनके अंदर तो वो भी नहीं था कि जात की बात करते हैं, वो जिस जात से थे, मुझे उस समय याद आ रहा है एक उसका रिकॉर्डिंग का, जो फोन में एक ही ऐसी जाति को उन्होंने जो शब्द बोल रहे थे, और बुजुर्ग आदमी को, मैं उन्हीं के घर के सदस्य, मुझे आश्चर्य होता था किसी राजनीतिक व्यक्ति के परिवार का और राजनीतिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को अगर ऐसे, खास तौर पे अपनी ही बिरादरी को, तो वो भी बिरादरी और पूरी जनता तो देख रही है ना। इस बार खास तौर पे मैं देवतलाव की जनता की बात की भावनाओं को बता रहा हूं, 1% किसी जाति का इफेक्ट नहीं रहेगा। जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो उनके मन की भावनाओं को समझता होगा, जो उनके सम्मान करेगा, जो उनके मुद्दे को उठाएगा, जो समझ रहा है, जो उनकी कठिनाइयों को समझ रहा है, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का, और एक दिन के लिए नहीं कि आज चुनाव आ गया है तो हमने कंधे से कंधा मिला के चल दिए, जो जीवन प्रयत्न उनके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करेगा, उनके साथ चलेगा, उसके लिए वो मन बना लिए हैं, और आने वाले समय में और आगे मजबूत स्थिति से होगा, कोई जात का नहीं चलेगा। और एक चीज और आपको मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, मैं जिस जनपद क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूं, रघुनाथगंज वार्ड होता है, वार्ड नंबर 25 गंगेय जनपद का, यकीन मानिए 7 से 8 हजार वोटर होते हैं, एक सिंगल वोट ठाकुर का नहीं है। सिंगल वोट मतलब उसमें एक सिंगल मतदाता उस पूरे वार्ड में है ही नहीं ठाकुर। मैं खुद भी अपना वोट नहीं डाल सकता, मैं उस वार्ड का निवासी भी नहीं हूं। उसके बावजूद भी इसके पहले जब मैं जीता हूं, पूरे जिले के जनपद क्षेत्र में सबसे अधिक मतों से जीता हूं, वहां सबसे ज्यादा ब्राह्मण, फिर उसके बाद पटेल, फिर उसके बाद हरिजन, फिर आदिवासी और अदर कास्ट, ठाकुर है ही नहीं। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार लोगों ने स्नेह दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, ये नेताओं के और जो वहां कार्य करते हैं, जो जनता के साथ संवाद स्थापित करते हैं, उस पर निर्भर करता है। और इस बार तो मन बना ली है, इस बार तो लोगों ने कह दिया कि जो नेताओं ने मुझे मूर्ख बनाया जात के नाम पे, अब नहीं, अब तो एक ऐसे आदमी का चुनाव करूंगा जो इनको सबक सिखा सके, इनको अपने कार्यों से थप्पड़ मार सके। मैं थप्पड़ का अर्थ ऐप मीडिया में उसको अदर मतलब कार्यों से तमाचा आईना दिखा सके कि जनता की भलाई कैसे की जा सकती है। स्वयंभू मत बनिए, जनता ने बनाया है, आपको अगर अर्श में पहुंचाया तो फर्श में भी पहुंचा देगी। तो ये हमारे साथ देवतलाव विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिलीप सिंह थे। बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और स्पष्ट रूप से कहा कि देवतलाव की जनता को छला गया है, इस बार जनता जवाब देगी, जात पात से इतर अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। क्या परिस्थितियां चुनाव में होंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बड़े अग्रेसिव मोड में आकर इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।